प्रेशर सोर का भी रीजन वही होता है, न्यूरोपैथी। पेशेंट को या तो पैरालिसिस हो या फिर उसको ऐसी कोई बीमारी हो जाए जिसपे वो बहुत लंबे समय तक बेड रिडन हो जाए, बिस्तर पे रह जाए। अब ऐसे पेशेंट्स जिनको बेड रिडन जो है ये एक टेम्पररी फेज है, जो उसके बाद ऐसी कोई पैरालिटिक डिजीज नहीं है, लकवे वाली कोई बीमारी नहीं है, तो वो उठ के खड़े होते से ही जो प्रेशर सोर होता है वो ठीक होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। क्योंकि ये होता ही इसलिए क्योंकि हम लंबे समय तक बिस्तर पे पड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे प्रेशर सोर्स जिनमें पैरालिसिस हो, उसमें अब उस व्यक्ति के फिर से चलने की गुंजाइश बहुत कम होती है, तो पैरालिटिक प्रेशर सोर को ट्रीट करने के क्राइटेरिया अलग होते हैं। सो बेड सोर या प्रेशर सोर दो प्रकार के होते हैं, पैरालिटिक एंड नॉन पैरालिटिक। मतलब व्यक्ति जिसको लकवा है और व्यक्ति जिसको लकवा नहीं है। जैसे ओल्ड एज पेशेंट जिसके कूल्हे का फ्रैक्चर हो जाए, फीमर फ्रैक्चर हो जाए, या ऐसी कोई बीमारी हो जाए जिससे वो बहुत लंबे समय तक बिस्तर पे भर्ती हॉस्पिटल में रहे या फिर बिस्तर पे पड़ा रहे। तो इन दोनों के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं। पर मुद्दे की बात ये होती है कि बेड सोर हमेशा इन्वर्टेड सोर होता है। इन्वर्टेड सोर का मतलब ये अंदर से शुरू होता है। ये इसका प्रेशर पॉइंट होता है वो हड्डी की जगह जो नुकीली होती है और जिनके ऊपर ज्यादा मांस नहीं होता। जैसे कि हमारे सिर के पीछे का हिस्सा, हमारे पीठ के पीछे के कुछ प्रोमिनेंट हिस्से, हमारा जो सीट की जगह होती है उस जगह पे, हमारे जो टखने होते हैं, एड़ियां होती है, उन जगहों पे सबसे ज्यादा बेड सोर होने की गुंजाइश होती है, क्योंकि वहां पे हड्डी प्रोमिनेंट होती है और उसके ऊपर मांस नहीं होता। तो जब हम बेड सोर बोलते हैं तो बेड सोर स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, अंदर से शुरू होकर बाहर की तरफ आता है। जब हमको वो नजर आता है तब वो एक छोटे से छाले के फॉर्म में हमको दिखता है, बट अदरवाइज ये अंदर से ऑलरेडी बन चुका होता है। सो इसकी ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, लेकिन उन ग्रेडिंग के हिसाब से इनके ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो चूंकि ये भी एक न्यूरोपैथिक अल्सर ही है, तो इसका सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है ऑफलोडिंग। ऑफलोडिंग का मतलब पेशेंट को करवट दिलाते रहना, उसकी चेंज ऑफ पोस्चर कराते रहना, उसके शरीर की सफाई करना, उसको नहलाना, और फिर उसके बाद जो भी बेड सोर है उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग करना, एंटीबायोटिक्स कल्चर के हिसाब से बदलना, और अगर वहां डेड टिश्यू है तो उसको तुरंत साफ करना, गंदे हिस्से को निकालना, जो डेड टिश्यू है उसको हटाना, ताकि दवाई नीचे तक जा सके, काम कर सके। अब बेड सोर में इन्फेक्शंस इतने खराब क्यों होते हैं? क्योंकि हम जो प्राइमरी फर्स्ट एड होती है बेड सोर की, वो अगर हम फॉलो नहीं करते, उसको निग्लेक्ट करते हैं, तो जो डेड टिश्यू होता है वो एक सोर्स ऑफ पेरिनियल इन्फेक्शन हो जाता है। उसी के नीचे पस पनपता है, और फिर वो चूंकि हड्डी से शुरू हो रहा है तो हड्डी के पास के जॉइंट को अगर उसने इन्वॉल्व कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर टखने में कोई बेड सोर हो गया है तो वो हमारे एंकल जॉइंट को बहुत आसानी से अफेक्ट कर सकता है। अगर पीठ पे बेड सोर हो गया है तो हमारे कूल्हे की हड्डी को और जो कूल्हे का जॉइंट है उसको खराब कर सकता है। जो हमारा साइड लैटरल पोजीशन होती है जिसमें हम लोग जांग के बाहर के हिस्से को, वहां बेड सोर होने का चांस होता है, इसको हम लोग ट्रोकेंट्रिक प्रेशर सोर बोलते हैं। वहां से भी हमारा जो कूल्हे की हड्डी होती है और कूल्हे का जो जोड़ होता है उसमें ये इन्फेक्शन फैल सकता है। एक बार जोड़ में इन्फेक्शन फैल गया तो उसको ट्रीट करना आसान नहीं होता। जब से प्रेशर सोर्स होने हमने देखे हैं कॉम्प्लिकेट होते हैं, जब से नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी आई है, वैक थेरेपी आई है, हम कई पेशेंट्स के प्रेशर सोर्स को आसानी से और बहुत इफेक्टिवली ट्रीट कर पा रहे हैं। एक समय था जब हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं थी, तो उसमें बेड सोर्स के ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट हो गए थे। लेकिन नेगेटिव प्रेशर की वजह से ये एक थेरेपी होती है जिसको आम आदमी की भाषा में कई बार वैक्यूम थेरेपी भी बोलते हैं, तो उसमें बेड सोर्स के रिजल्ट्स में बहुत बदलाव आया है। तीसरा, जो डेड टिश्यू है उसको समय पे हटाना और उसके बाद फ्लैप कवर करना, मतलब मांस के साथ चमड़ी को घुमाना और उस घाव को बंद करने का ऑपरेशन करना। ये ऑपरेशन प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। सो बेड सोर एक डेंजरस डिजीज है। अगर जो प्राइमरी डिजीज है उसमें ऐसा कुछ है कि पेशेंट अब मोबाइल नहीं हो सकता, तो हमको अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के पेशेंट्स के प्रेशर सोर्स को इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं, उस घाव की सफाई करें, उसके ऊपर फ्लैप कवर करें, और फिर ये कोशिश करें कि पेशेंट का कंप्लीट न्यूरो रिहेबिलिटेशन हो। न्यूरो रिहेबिलिटेशन का मतलब ये होता है कि अगर हमारा नीचे के पैर जो है वो पैरालाइज्ड है, तो हमको ऐसा मोबिलाइजेशन और ऐसी फिजियोथेरेपी करनी है कि वो शरीर का वजन उसका आगे के हाथ उठा सके, वो पेशेंट अपने शरीर को बेड पे से उठा के और व्हील चेयर के ऊपर ट्रांसफर कर सके
और उस व्हील चेयर से वो मोबिलिटी अचीव कर ले। सो ये न्यूरो रिहेबिलिटेशन का पार्ट होता है। ये भी बेडसोर के ट्रीटमेंट्स में बहुत काम का होता है। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।